अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसएससी एंगेज इन अ सर्टेन बिजनेस। हम इन बिजनेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि टैक्स प्लानिंग में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, टी के रिगार्डिंग कर रही हूँ, कॉफी के रिगार्डिंग कर रही हूँ, रबर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक रूल बनाया गया है। क्या रूल बनाया गया है कि मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स जो चाय को उगाई भी वो खुद कर रहे हैं, ठीक है, वो ग्रोइंग भी वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो जो कहते हैं ना सुखा के, पत्तियां सुखा के उसकी चाय बनाई जाती है। पता है आपको चाय बनाने का प्रोसेस? थोड़ा बहुत मुझे पता है, थोड़ा बहुत पता है कि जो लीव होती है पहले तो उस पौधे को क्या किया जाता है, ऐसे ग्रो किया करवाया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, फिर उसकी पत्तियों को ध्यान ध्यान से मतलब हटाया जाता है पौधों से, ठीक है, तोड़ा जाता है। तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, उसको सुखा, फिर उसको मैं सुखाऊंगी, तो सुखाने को क्या बोलते हैं, कर्ड, ठीक है। अगर फिर मैं उसको आगे रोस्टेड भी कर रही हूँ, रोस्टेड रोस्टेड कर रही हूँ, तो दैट मीन्स उसको मैं भून रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे कह सकते हैं इसको, मैं बिल्कुल एज ए स्टेप कर रही हूँ और ज्यादा प्रोसेस की जा रही है। तो सबसे ज्यादा प्रोसेस, सबसे पहली प्रोसेस ये थी, देन उसके बाद ये, देन इसके बाद फिर मैं उसको आगे जाके, मेरा खुद की ही मार्केट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का मालिक भी मैं हूँ, इसकी मिस्टर एक्स है, और उस इंडस्ट्री से पैकेट में पैक हो होकर सारी मार्केट में आगे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एग्रीकल्चर इनकम उसे बोला जाता है बच्चों, जब क्या करता है इंसान खुद उस चीजों को प्रोड्यूस करता है, उसकी सफाई करता है, देन उसको क्या करता है, इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि फाइनली अब हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। यहां तक जो होने वाली है इनकम वो क्या कहलाई जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद जब वो पैकेट में पैक करने के बाद वो मार्केट में जाके सेल करेगा, उसके बाद हम कहेंगे ये इसकी कौन सी इनकम है, बिजनेस इनकम। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा होगा। तो एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और बिजनेस इनकम भी होती है। अगर जस्ट ओनली एग्रीकल्चर इनकम होती तो उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। अब मैंने ये कहा कि मेरी तो भाई एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, मेरी तो बिजनेस इनकम भी हो रही है, तो गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो टैक्स लगता है नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई इतनी एग्रीकल्चर इतनी बिजनेस इनकम है? क्योंकि लोग क्या कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आपकी जितनी भी टोटल इनकम होगी, समझना इस बात को, जितनी भी टोटल इनकम होगी उसका 60% तो हम एग्रीकल्चर मानेंगे, 40% हम अपना बिजनेस इनकम मानेंगे। समझ में आया? इसमें एग्जांपल मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए, बहुत इन डेप्थ में मैंने समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेरे जो इनकम है ना, अर्निंग है 10 लाख रुपए, इसको सारा के सारे को सेल करने के बाद ना सारी की सारी 10 लाख हुई। गवर्नमेंट कहती है 60% हम क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर, अरे क्या दिक्कत हुई है, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, और 40% हम क्या मानेंगे, बिजनेस इनकम मानेंगे। अब 10 लाख का 60% कितना हो गया, 6 लाख हो गया बच्चों, और बिजनेस इनकम का 40% कितना हो गया, 4 लाख हो गया। ये आपकी टैक्सेबल नहीं है और ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। क्या इतना समझ में आया, प्रॉपर समझ में आया? चलो, तो कॉपी में भी सेम एज इट इज है बेटा, दो बायफॉर्गेट बनाए हुए हैं कि एक 70% और एक 25%। अब एक बात ध्यान रखना, अगर जितना कम काम आप ग्रोइंग में इसका काम कम करोगे, ठीक है, बिजनेस का ज्यादा काम करोगे, तो बिजनेस के एरिया में परसेंटेज ज्यादा 40 से 50 हो जाएगी, 50 से 65 हो जाएगी, ठीक है। जितना ज्यादा इसका काम करोगे तो उसकी ज्यादा इतनी इनकम हो जाएगी। समझना इस बात को। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कॉफी को हमने उगाया भी है और कॉफी को हमने सुखाया भी है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि 70% मेरे पास क्या है, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, और इसका 25% 100 का हम बिजनेस इनकम मानेंगे। अगर आपने इससे आगे भी जाके प्रोसेस की है, रोस्टेड भी किया है उस चीजों को, तो हमने क्या किया भाई, एग्रीकल्चर इनकम को कम कर दो और 40% इसका बढ़ा दो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रही है, बिजनेस की इनकम। अब मैं चीजों को और ज्यादा छाट रही हूँ, चीजों को मतलब बायफॉर्गेट किया जा रहा है, ठीक है। रबर इंडस्ट्री में भी यही है। अगर आप जो रबर के जो ऐसे जो ट्री होते हैं ना, उसमें से ना लीफ को एक पानी में से निकाला जाता है, ठीक है, रबर बनाने के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। वो जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें लेटेक्स और द शीट को बायफॉर्गेट किया जाता है, उन पत्तों से ना ये ऐसी चीज निकाली जाती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि स्नैकर के पौधे से हम रस्सी बनाते हैं, पता है तुम्हें? आई थिंक पता होगा। स्नैकर के पौधे के ऊपर जो हम उसको बार बार उसके कांटों पे मारते हैं, और देन उसके बाद उसमें जो रेसा सा होता है वो अलग रह जाता है, उसको केमिकल में डालते हैं, देन उसके बाद एक वो रस्सी का आकार ले लेती है। तो जितनी ज्यादा हम एग्रीकल्चर प्रोसेस करेंगे वो एग्रीकल्चर की इनकम होगी, और उसके बाद बिजनेस की इनकम होगी। तो यहाँ पे 65 और 35 का बायफॉर्गेट किया गया,
ठीक है, ये तो हो गया भाई बिजनेस का मतलब कि अगर मैं टी का करूं तो इनकम किसकी कितनी मानी जाएगी, अभी तो इनकम के अंदर बायफर्गेट किया गया। अब आ जाती है सब्सिडीज कि गवर्नमेंट इन फैक्टर्स के अंदर जो भी लोग इनका बिजनेस करते हैं तो उनको सब्सिडीज कितनी देती है। सब्सिडीज का मतलब क्या है कि एक छोटी सी हेल्प जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इफ अ पर्सन और द कंपनी इन्वॉल्व इन द बोथ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द टी इन इंडिया, दे मे बी रिसीव अ सब्सिडी फ्रॉम द टी बोर्ड और फ्रॉम द फॉर एक्टिविटीज। कहने का मतलब यह है कि जो भी पर्सन टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, इस तरीके की प्रोडक्शन करेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो भी इंडिया में, ध्यान से सुनना इस बात को, इंडिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर अगर कोई इंडिया के अंदर कर रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को शो करना पड़ेगा, और इसको शो करके वो क्या ले सकता है, सब्सिडीज ले सकते हैं। मैम ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, अरे भाई सब सर्टिफिकेट आपका टी बोर्ड करेगा। अगर आप कॉफी वाले एरिया से कॉफी वाला प्रोडक्शन करें तो कॉफी बोर्ड करेगा। मींस की एक अथॉरिटी है जो कि क्या करने वाला है, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, और वो भी क्या करेगा, काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज जो भी होती है ना, जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करेगा, देन उसकी अप्रूवल देगा, आपको सर्टिफिकेट दे दी जाएगी और आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा सब्सिडीज क्यों दी जाती है भाई, आप उन चीजों को दोबारा से दो। अब देखो मैं आपको कहूं कि जैसे टीचर अगर क्लास में है, अगर कोई अच्छा बच्चा क्या कर देता है, सुना देता है, या फिर मैं कहूँ कि उसने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, तो टीचर क्या करती है, उसकी प्रेज करती है ना सब बच्चों के सामने। उसके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम भी इतना बढ़िया करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी इतना बढ़िया करूंगा। होता ही नहीं होता। जैसे स्कूल के अंदर या फिर मैं कहूँगी किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को उसको रेमुनेशन ज्यादा दे दे, उसने काम ज्यादा किया तो वो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा काम करेगा। तो सेम इस तरीके से इन सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज देती है, मींस की एक छूट देती है कि जिससे उनकी इनकम कम आए और टैक्स कम लगे। बिजनेस इनकम की बात की जा रही है कि रीप्लांटिंग करे, वो रीप्लेसिंग करे ओल्ड ट्रीज को अपने नए नेक्स्ट बिजनेस के अंदर। ठीक है, जो पुराने जो एरिया है उनको ज्यादा इंप्रूव किया जाए, कंसोलिडेटिंग किया जाए टी ग्रोइंग एरिया को। समझ पा रहे नहीं पा रहे, तो जरूरी है अगर उनको सब्सिडीज लेना है तो मस्ट है उन बिजनेस ओनर को क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा, टी बोर्ड एरिया से लेना पड़ेगा, फॉर स्टार्टिंग द सब्सिडीज अमाउंट को गेटअप करने के लिए। और ये जो सर्टिफिकेट होता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, लेगा। अगर आप उसने, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आप अपने आप खुद जब आप इनकम टैक्स फिल करते हैं ना 31/3/2000 जैसे 25 है, सभी करेंगे नहीं करेंगे, टैक्स पे करेंगे, और 31/7/2025 को इसकी ITR फिल की जाती है। ITR का इन द सेंस मतलब क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन का ब्यौरा दे रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन जब आप लिखेंगे कि हमने तो सब्सिडीज ली हुई है, वही कहेगा गवर्नमेंट की हाँ जी सब्सिडीज का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो यहाँ पे उस टाइम मांगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है किस तरीके की सब्सिडीज मिल सकती है, जैसे जैसा आपका बिजनेस है। ठीक है, कॉफी है, टी है एंड रबर है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, ओके। अब आ जाते हैं कि कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। अब देखो एक और बात ध्यान रखना, एक और बात ध्यान रखना, जब मैं आपको सब्सिडीज के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, सब्सिडीज मिल रही है, ये अमाउंट की डिडक्शन ही तो है ना। और ये एक बात और, ये अमाउंट की जैसे भी आपका इनकम हो रही है ना बिजनेस से, वो इनकम आपको क्या करनी पड़ती है, डिपॉजिट करनी पड़ती है एक स्पेशल अकाउंट के अंदर। जैसे कि कैपिटल गेन हेड के अंदर होता था कि जब तक आप उस पैसे को आप यूज नहीं कर रहे तो कैपिटल एक स्पेशल अकाउंट बना जाता था, कैपिटल अकाउंट का हेड वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। अगर उस पर्सन उस अकाउंट में अपना पैसा जमा कराता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता तब तक, 3 साल का टेन्योर था वहां पे, है ना। तो यहाँ पे यही सेम एज इट इज है। सेक्शन 33AB ने डिसाइड किया है कि जो अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे, कैसे मैं क्या निकाल रही हूँ, अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकाल रही हूँ, इसकी कितना अमाउंट मेरा टोटल अमाउंट में से मेरे को डिडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मेरा जो बिजनेस का प्रॉफिट है 10 लाख है, ठीक है, और आपने एक नाबार्ड बैंक सुना है, आपने नाबार्ड बैंक सुना है, नाबार्ड बैंक नेशनल एग्रीकल्चर के लिए रिगार्डिंग है, ये स्पेशली नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। अगर आपने अमाउंट, जितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया होगा वो अमाउंट लेंगे, ठीक है, और जितना आपका प्रॉफिट है ना, मेरा प्रॉफिट कितना है बेटा 10 लाख रुपए, इस प्रॉफिट का मैं क्या करने वाली हूँ 40% लेने वाली हूँ, और जितना अमाउंट मैंने इस बैंक में डिपॉजिट कराया है वो लूंगे। उनका हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जो भी इसमें से क्या होगा लोअर होगा, उतनी ही अमाउंट की मुझे क्या मिलने वाली है, डिडक्शन मिलने वाली है।
देखो क्या लिखा हुआ, की पॉइंट ध्यान से रखना है कि 40% ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस की जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसका 40% लेंगे, और अमाउंट जो कि आपने एक्चुअल में डिपॉजिट किया है स्पेशल अकाउंट, जो कि कौन है, नाबार्ड है, इसमें जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उनमें दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अमाउंट आपको डिडक्ट हो जाएगी। जैसे इस एग्जांपल के अंदर कि मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे पास क्या है, टोटल इनकम है, लगना तो चाहिए, तो इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने आपको सहूलियत दी है कि या तो बच्चों तुम लोग अपना 10 लाख के ऊपर के अरे क्या कर दिया मैंने, 10 लाख के ऊपर 40% कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज हो गया। इसने कहा भी मैंने तो डिपॉजिट 3.5 लाख रुपए करवाए, कहते कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से जो भी लोअर है, कहने का मतलब ये लोअर है, तो 3.5 लाख रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और मैं यहाँ से माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, समझ में आया, तो 6,50,000 के ऊपर मेरे पास टैक्स की अप्लाई हो जाए, ये डिडक्शन होती है बेटा, छूट मिलनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा मैम, इन केस मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता और सॉरी प्रॉफिट एज इट इज 4 लाख होता, ठीक है, और मैंने डिपॉजिट ज्यादा करवाया होता, तो डिपॉजिट इन द सेंस मान लीजिए आपने 5.5 लाख रुपए करवाया होता, तो लोअर ही लेना है बेटे, ध्यान रखना इस बात का, भूलना नहीं है, लोअर 4 लाख यहाँ से डिडक्ट हो जाते, फिर मेरा 6 लाख के ऊपर टैक्स लग जाता। गॉट इट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दोनों एग्जांपल दिए हुए इसको रीड कर लेना। ओके चलो, ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपके पास जो डिपॉजिट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस प्रॉफिट नॉट द टैक्स लायबिलिटी, कि प्रॉफिट का हिस्सा आपने डिपॉजिट करना है, ये नहीं है कि हाँ टैक्स की लायबिलिटी के हिसाब से आप डिपॉजिट करेंगे ना, प्रॉफिट का हिस्सा जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, आई थिंक सबके दिमाग में, तो मुझे नहीं लग रहा उठ रहा है नहीं उठ रहा, बट मेरे दिमाग में जरूर उठ रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि कब डिपॉजिट करवाना है भाई, मीन्स कि मैम जो नाबार्ड बैंक के अंदर हमें क्या करना है, अमाउंट ये डिपॉजिट करवाना है जो अपनी प्रॉफिट का हिस्सा है, वो कब करवाना है, कब तक करवाना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लिमिट क्या है। तो आगे यही बात की गई है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर का मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी टर्म ऐसी है जो कि आई थिंक आप सबको पहले पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको इन डेप्थ में बताने की कोशिश करूंगी, आई थिंक हाँ ये सही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो जो जब कंपनी ना, मैंने आपको बताया टैक्स कब पे करना पड़ता है, 31/3/2025 है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन जिसे हम ITR कहते हैं, रिटर्न कहते हैं जिसे हम, वो 31/7/2025 है। ये उनके लिए है जिनको अपनी कंपनी का ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती, मींस के नॉर्मल पर्सन के बारे में बात की जाए तो कंपनी को तो मोस्टली करवानी पड़ती है, ठीक है, वैसे उसमें भी सेक्शंस है, सेक्शन 44AA, ठीक है। ये बात की जा रही है जब कंपनी को ऑडिट करवाने की, ऑडिट समझते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तो उनको तो यहाँ इस तारीख से पहले पहले अपना ITR फिल करना पड़ेगा। मैम जिनको जरूरत होगी तो उनकी बेटा उनकी डेट है 31/10/2025 में, इसकी 31 अक्टूबर 2025, अब जो सेशन चला हुआ है, ठीक है, उनके लिए ये वाली डेट है, ठीक है। अगर आप आगे 2026 में देख रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे देख लेना कि अपनी ये जो 25 की जगह 26 लगा देना, तो डेट एज इट इज रहेगी। ऐसी कंपनी जिनको क्या करवानी पड़ती है, ऑडिट करवानी पड़ती है, तो उनको ITR की डेट थोड़ी सी आगे दे दी जाती है क्योंकि ऑडिट करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो दोनों के बेसिस पे मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगी कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ का मतलब क्या है और फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम क्या है। रिटर्न दोनों पॉइंट ऑफ से होगी, जब टैक्स ऑडिट का केस है और जब नॉन टैक्स ऑडिट का केस है। सबसे पहले देखो मेरा प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल मान लीजिए जून 2023-24 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि 1 अप्रैल 2023 को मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2024 को मेरे को क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी मेरी बन गई है। कहते हैं अच्छा 6 मंथ फ्रॉम द 31 मार्च 2024, इसके 6 महीने तक, दैट मीन्स 30 सितंबर 2024, कितने महीने हो गए, जल्दी बोलो, ये कितने महीने हो गए, 6 मंथ हो गए। कहते अच्छा, और इस कंपनी की ITR डेट करने की लास्ट डेट कब की है। अब मैंने कहा मेरे को ऑडिट करना है, ऑडिट की लास्ट डेट कब होती है, 31 अक्टूबर होती है,
ठीक है, एक तो ये डेट आई है पहली, एक दूसरी डेट ये आई है। विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या है कि जो पहले डेट आएगी उस डेट से पहले पहले आपको वो अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी, नाबार्ड बैंक में। समझ में आया? कहते आ गया समझ में? कहने का मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी लास्ट डेट है 31/3/2024 और इसमें अंदर 6 महीने जोड़ देना, उसके अंदर आ गया भाई 30 सितंबर, ठीक है, 2024। और उसकी आईटीआर फिल करने की जो डेट है, ठीक है, आईटीआर फिल करने की, अब जिसमें ऑडिट करवाना होता है उसमें क्या होता है बेटा, 31 अक्टूबर 2024। जो भी डेट पहले आएगी वही डेट पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस डेट से पहले पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जिसका मुझे ये कंपैरिजन करना है। समझ में आया? समझ में आया? कहते अच्छा मैम ऑडिट ना करनी हो तो, ऑडिट नहीं करनी है तो लो फिर, ऑडिट नहीं करनी है तो क्या होगा, अब आपकी ऑडिट नहीं करनी होती तो कब आपकी आईटीआर फाइल करने की डेट होती है 31/7 जिसकी जुलाई में। अब जुलाई पहले आता है सितंबर से बाद में आता है, पहले आता है, तो 31 जुलाई यहां पे आएगा। अब विच एवर इज अर्लियर कौन है भाई, ये अर्लियर है, अब इस केस में ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो 31 जुलाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी बाय द 31 जुलाई 2024 अगर मुझे डिडक्शन का क्लेम करना है। अब मींस कि अगर मुझे डिडक्शन लेनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 31 जुलाई से पहले पहले मेरे को ये अमाउंट सबमिट करवानी पड़ेगी। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट देखो इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है, टिपिकल भी है, सॉरी डिफिकल्ट भी है। सो चीजें बहुत आराम आराम से करेंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि एग्जाम का मैंने आपको बोला 20 से 22 तारीख तक हमारा पूरा एग्जाम जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर देखो कंडीशंस क्या है फॉर द क्लेमिंग द डिडक्शंस। सबसे पहले तो आपको बिफोर द ड्यू डेट आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, और यूज फॉर द बिजनेस पर्पज, और जो अमाउंट है वो जो आपने डिपॉजिट किया है या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस पर्पज के लिए, डेवलपमेंट के लिए ही यूज करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं करना है। और थर्ड टर्म क्या लिखी हुई है कि नो डिडक्शंस, नो डबल डिडक्शंस, कि अगर आपको पहले कोई और डिडक्शन मिल चुकी हो ना, जैसे कि स्पेशल बिजनेस की 35 एडी में है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि लाइफ इंश्योरेंस आपने किया है, मतलब कुछ और डिडक्शन, कोई भी इसके अलावा कोई और डिडक्शन है वो अगर आपने ली है तो आपको ये वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर ये ली है तो वो वाली डिडक्शन मींस कि केवल एक ही डिडक्शन मिलेगी। क्या लिखा हुआ है, इफ एन एक्सपेंसेस इज ऑलरेडी क्लेम्ड, अगर आपने कुछ खर्चे पहले ही क्लेम किए हुए हैं अंडर द अनदर सेक्शन, इट कांट बी क्लेम अंडर द सेक्शन 33AB, आप 33AB की डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। गॉट इट? व्हेन इज डिडक्शन इज नॉट अलाउड, वही बात अगर आपने इसको पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर लिया तो टाटा बाय बाय हो जाएगी, आपसे ये दोबारा से ले ली जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ये एग्जांपल पूरा फुल फ्लेश दिया हुआ है कि अगर बिजनेस आपका 10 लाख रुपए का है, कहते हैं हाँ जी टैक्स लायबिलिटी मेरी बनती है आफ्टर द डिडक्शन, आफ्टर द डिडक्शन 1.5 लाख रुपए है, 40% मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी प्रॉफिट का करना पड़ेगा, ये हो गया 40%। देन उसके बाद मैंने अमाउंट फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट करी थी 3.5 लाख रुपए, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को क्या होगा, सबसे ज्यादा मेरे को डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 3.5 लाख रुपए की मिल सकती है, विच एवर इज लोअर होती है ना इन दोनों में से, कहते हैं हाँ जी। तो यहाँ पे मेरी इवन थ्रो द टैक्स लायबिलिटी इज 1,50,000, द डिपॉजिट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट, नॉट अ टैक्सेबल। समझ में आया नहीं आया? आई थिंक सबको आ गया होगा कि आपके ऊपर जो डिडक्शन मिलेगी ना वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे मिलेगी, ना कि आपकी टैक्स में से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जब मेरा टी कॉफी रबर के रिगार्डिंग मेरे पास क्या है, बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे कितनी डिडक्शंस मिलेगी, कितना मुझे सब्सिडीज मिलेगी, कितनी अमाउंट की मुझे डिडक्शंस मिली जा रही है, कब तक मुझे अमाउंट नाबार्ड बैंक में डिपॉजिट करवाना है, और ये सारी चीजें आगे कौन कौन सी कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपके ऊपर पहुंचते हैं टैक्स प्लानिंग फॉर द हॉस्पिटल अंडर सेक्शन 35AD, ये स्पेशल बिजनेस में आता है 35AD। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारे पास टैक्स प्लानिंग फॉर द हॉस्पिटल। मेरी इच्छा ये कर रही है कि मैं भाई हॉस्पिटल ओपन करूं, गवर्नमेंट कह रही है कि वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सो आपको हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए, हम आपको ये डिडक्शंस देंगे,
हम आपको यही एग्जाम्पशंस देंगे। कहते अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आया हॉस्पिटल एक बार करके कर लूं, 2 साल रखूंगी फिर अपना बंद कर देंगे। कहते रुको, पहले कंडीशन तो सुन लो। हमने ये तो बोला तुम्हें एग्जाम्पशन मिलेगी, हमने ये तो बोला तुम्हें डिडक्शन मिलेगी, पहले पूरी बात तो सुनो। तुम्हें कितने साल तक ये बिजनेस रन करना पड़ेगा, जिसके अपना हॉस्पिटल चलाना पड़ेगा, और डिडक्शन हम तुम्हें ऐसे नहीं देंगे। कम से कम तुम्हारे हॉस्पिटल में ना 100 बेड होने चाहिए पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। कहते हैं ओ, कोई भी आप स्टार्टिंग मतलब बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना आपका, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेने के लिए उसको ही ले सकते हैं आप। ये नहीं है कि बिजनेस सेट हो गया, ऑपरेशन हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद कोई खर्चा करेंगे तब भी आपको मिलेंगे, नहीं 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 नहीं। जब बिजनेस सेट किया है उसी टाइम आपको क्या मिलेगा, उसी अमाउंट, उसी जो खर्चों का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। और डिडक्शन तब मिलेगा जब आपने, चलो मान लीजिए आपने बिजनेस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2023 में आपने बनानी शुरू की थी, बिल्डिंग सामान खरीदना शुरू किया था। गवर्नमेंट कहती जब तक आप उसको एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं लेकर आओगे ना, जिस दिन आपका मुहूर्त नहीं हो जाता हॉस्पिटल का, पेशेंट नहीं आ जाते, आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना नहीं शुरू करेंगे ना, तब तक आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है चारों तरफ से तुम्हें बांध दिया, भाई तुम्हें ये काम करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तब देंगे हम तुम्हें छूट। कहते ओके, तो चलो देखो क्या कह रहे हैं कि इफ एन एसेट्स इनकर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई एसेट्स के मुझे लाने में कोई भी कैपिटल खर्चा हो रहा है, ठीक है, ऐसा खर्चा जो कि लंबे टाइम तक जो हमें रिटर्न देने वाला है, होता है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपने न्यू हॉस्पिटल को ऑपरेटिंग करने के लिए इंडिया के कहीं भी किसी भी एरिया में, वहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी, पर आपको विद एटलीस्ट 100 बेड फॉर द पेशेंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेड लाने पड़ेंगे। और डिडक्शन सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इनकम ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 35 AD के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, ये स्पेशल बिजनेस वाला ट्रीटमेंट है, ठीक है, ओके। अच्छा, डिडक्शन कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना सारा खर्चा हो, मान लो 5 करोड़ रुपए का खर्चा है, 5 करोड़ रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग के अंदर जितना भी खर्चा हुआ, बट जरूरी है कि आपके उस टाइम पे 100 बेड्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन इज अवेलेबल इन द ईयर, किस साल में आपको अवेलेबल होंगे, मैम जिस साल में तुम अपनी ऑपरेशन करने वालोगे ना, मतलब कि अपनी एक्चुअल एक्टिविटी करोगे, उस दिन उससे होने वाली इनकम। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरी 2023 के अंदर मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट करने की सोची थी, मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, मैंने मशीनरी मंगवाई, मैंने इक्विपमेंट मंगवाया, जितना जो कुछ चाहिए मुझे हॉस्पिटल में मैंने सब मंगवाया। कहते अच्छा 2025 के अंदर उसके अंदर ऑपरेशन जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो गई, मतलब कि उसका स्टार्टअप कंप्लीट हो गया। अब जो मेन एक्टिविटी है ना, डॉक्टर जो करना, जो डॉक्टर करते हैं वो सारी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहते अच्छा, अब यहाँ से इनकम जनरेट होगी, ठीक है, 5 करोड़ रुपए खर्चा आया, ठीक है। अब पहले साल उसका क्या हुआ, पहले साल उसका फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए ही प्रॉफिट हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी पिछला तुम्हारा 5 करोड़ रुपए वो था ना, एक्सपेंडिचर था, 1 करोड़ रुपए यहाँ पे माइनस कर दो, कितना रह गया, कहते 4 करोड़ रुपए। नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल आपका 3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, इनकम आई, कहते 4 करोड़ रुपए रहता था ना, 3 करोड़ और माइनस कर दो, नील हो गई, 1 करोड़ रुपए खर्चा रहेगा। कहने का मतलब जो आपका खर्चा है उसको सेट ऑफ कहां से करेंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस से ही करेंगे, किसी और बिजनेस से नहीं करेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में मैंने बताया था कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है या फिर कोई खर्चा है जिसको हमें कवर करना है, वो उसी खर्चे उसी इनकम से होगा जहां से हमारा खर्चा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिडक्शन इज अवेलेबल इन द ईयर द एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रोवाइडेड द हॉस्पिटल स्टार्ट द ऑपरेशन, जिस टाइम हॉस्पिटल स्टार्ट होगा ऑपरेशन में उस टाइम होगा, चाहे किसी भी तरह का खर्चा हो, ये एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस तरह के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, हॉस्पिटल बना रही है, कंस्ट्रक्शन किया है हॉस्पिटल का, अप्रैल 2023 के अंदर 5 करोड़ रुपए हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस आया है, हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है मार्च 2024 के अंदर, तो डिडक्शंस अलाउड कब होगी, डिडक्शन कब अलाउड होगी, अब यहाँ देखो 1 अप्रैल 2023, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 2023-24, तो 31 मार्च 2024, मतलब कि इसी साल स्टार्ट किया था और इसी साल में मैंने मेरा बिजनेस की ऑपरेशन स्टार्ट कर दी, तो डिडक्शन इसी साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। मैम अगर इन केस मेरी जो बिजनेस की ऑपरेशन मेरी स्टार्ट ही नेक्स्ट ईयर में होती, फॉर एग्जांपल 2024 के आगे जून में होती, ठीक है, जुलाई में होती, अगस्त में होती, सितंबर में होती, कहीं भी हो जाती, मींस की अप्रैल मार्च को छोड़ के अगले महीने भी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलती, आपको नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में मिलती है,
समझ में आ रहा है? तो हॉस्पिटल जो स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कितना है 23-24 है, और जो 5 करोड़ की जो क्लेमिंग है वो आप ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अगर डिडक्शन क्या है, आपको नेक्स्ट ईयर मिले, रीजन क्या होगा, क्योंकि आपने ऑपरेशन नेक्स्ट ईयर में ही स्टार्ट किया है। समझ में आ रहा है? उस साल में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, इनकम ही नहीं होगी स्टार्ट। अरे बिजनेस बनेगा तभी तो स्टार्ट होगी ना इनकम। तो खर्चा माइनस करने के बारे में बात हो रही है कि खर्चा कब आपको माइनस करने को दिया जाएगा, उसे बोला जाता है डिडक्शन, राइट? ओके, दोनों तीनों तरह के मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ द होल्डिंग एसेट्स, मतलब कि कितने साल तक आपको अपनी एसेट्स, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेशन के लिए जो मशीन होती है, जो बेड्स के लिए जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको लाने में आपको काफी सारे पैसे लगे भी होंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि कितने साल, बिजनेसमैन पूछ रहे हैं कि हाँ जी कितने साल तक मुझे सामान रखना होगा। गवर्नमेंट कह रही है भाई कम से कम 8 साल तक आपको ये सामान रखना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले बेच दिया तो तुम्हारी डिडक्शन खत्म। समझ में आया? आपको हेल्ड करके रखना पड़ेगा एटलीस्ट 8 ईयर्स तक। अगर आपने इसको बेच दिया तो आपकी सारी की सारी डिडक्शंस क्या की जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी, आपकी जितनी इनकम थी उसमें वापस हम ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? मींस की फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए में से मैंने क्या किया है, 1 लाख रुपए की डिडक्शन ली है, तो मैंने फिर क्या किया, 9 लाख के ऊपर अपना टैक्स पे किया। गवर्नमेंट को बाद में पता चला कि हाँ जी इसने तो पहले ही बेच दी, कहते रुक जा हम वापस करेंगे इसको ऐड। 1 लाख बन गया कितना, 10 लाख, तो हो गया काम हमारा पूरा, अब इसके ऊपर टैक्स देना है तुम्हें, कोई छूट नहीं है, कुछ भी छूट नहीं है अगर तुमने पहले बेचा। कहते ओके। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो बिजनेस है वो नया होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई पुराना हॉस्पिटल आप उसको रिनोवेशन कर रहे हैं, उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, नो, नॉट अलाउड, राइट? एक्सपेंसेस ऑन द लैंड, जमीन खरीदने का खर्चा माइनस नहीं होगा, जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा वो माइनस हो सकता है। ध्यान से सुना इस लाइन को कि अगर मैंने कोई जमीन खरीदी है, अगर मैंने कोई लैंड खरीदी है, उसका खर्चा बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा, बट जो लैंड है उसके ऊपर जो मैंने बिल्डिंग 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 बनाई है उसका खर्चा हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि मेरे पास क्या होने चाहिए, 100 बेड्स होने चाहिए, अदरवाइज आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगी। क्लियर आया समझ में? तो यहां पर हमें किस किस की छूट मिल सकती है, केवल कैपिटल एक्सपेंसेस की छूट मिलेगी। आपके डिडक्शन तब मिलेगी जब हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी कि जो लैंड के ऊपर जो हम लैंड खरीदेंगे उसकी डिडक्शन हमें अलाउड नहीं है सेक्शन 35A(D) के अंदर। क्या इतनी बातें समझ में आई कि टैक्स लायबिलिटी, टैक्स प्लानिंग फॉर द हॉस्पिटल्स क्या रहने वाला है? ठीक है, देखो 1 बाय 1 सभी पार्ट्स आएंगे, इनको हम 1 बाय 1 करते रहेंगे। हर एक टॉपिक को 2 टॉपिक को हम एक पार्ट में करेंगे, क्योंकि देखो हर चीज इन डेप्थ में करवाई जा रही है, तो सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है ना, बट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए है ये टॉपिक, सभी यूनिवर्सिटी, क्योंकि तभी मैंने बोला किसी की बुक में कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ, किसी बुक में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग लिखा हुआ, किसी बुक में कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिखा होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके जी।